इलेक्शन उलाला। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, नेतवा कुर्सी के पीछे भागा। दोस्ती भी है और कट्टी भी है, टॉफी भी है और ट्रॉफी भी। कोई चॉकलेट के लिए झगड़ रहा है तो कोई गुब्बारा दिखाकर अकड़ रहा है। पॉलिटिक्स है या खेल है कोई बच्चों वाला, जो भी हो यह है इलेक्शन उलाला। मम्मी मम्मी मैं वाटर किंगडम नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा, जू जाओगे? नहीं मैं जू भी नहीं जाऊंगा। तो क्या करोगे? मुझे इलेक्शन देखना है। राहुल जी टॉफी बेच रहे, मोदी जी गुब्बाला फुला ले। टॉफी और गुब्बाले पे राहुल जी और मोदी जी के बीच एकदम कुत्तम कुत्ताई हो रही है, गुत्थम गुथाई हो रही है। बहुत मजा आ रहा है, तुम भी देखो ना मम्मी। भैया आजकल टॉफी कितने की आती है? 1 रुपए की ना। गुजरात में भैया अदानी जी को 1 रुपए का 1 मीटर जमीन मिलता है। बचपन में टॉफी क्या थी वो तो हमारे नसीब में नहीं थी भाई। हम तो रेल के डिब्बे में चाय बेच करके गुजारा करते, लेकिन हमारे ख्यालों में ट्रॉफी जरूर थी, ट्रॉफी। बेनी प्रसाद वर्मा, आजम खान और अमित शाह जैसे नेताओं ने दुश्मनों को भद्दी भद्दी गालियां देकर इस इलेक्शन को एक एडल्ट शो बना दिया था। और कुछ कुत्ते होते हैं, हम कुत्ते के बच्चे हैं। आप? लेकिन शुक्र है हमारे पास नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जैसे नेता भी हैं, जिनकी कोशिशों से इस इलेक्शन में बच्चों का इंटरेस्ट वापस लौट आया। मोदी के डेवलपमेंट मॉडल को राहुल गांधी ने टॉफी मॉडल बता दिया। इसी एक टॉफी पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ऐसी धींगा मुश्ती मची है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। गुजरात मॉडल नहीं है, ये टॉफी मॉडल है। देश को तय करना है कि आपको टॉफी वाले चाहिए कि ट्रॉफी वाले चाहिए। इस चुनावी मेले में बच्चों के गुम होने का बहुत डर है, इसलिए सोनिया जी बार बार कह रही हैं, अहमद जी, जनार्दन जी, राहुल बाबा का ध्यान रखिए, इन्हें अकेला मत छोड़िए। प्रियंका तुम भी राहुल भैया के साथ रहना बेटा। उधर मेनका गांधी अपने बेटे का हाथ थामे चुनावी मेले में आगे बढ़ रही हैं और बेटे के बारे में भला बुरा कहने वालों पर रह रह के बिफर रही हैं। चुनावी मेले में बहुत शोर है। बीजेपी वाले कोने से आवाज आ रही है, बेटा नमो मेरी उंगली पकड़े रहो, उंगली छोड़कर कहीं जाना मत। अरे आडवाणी जी मेरी चिंता छोड़िए, आप अपनी छड़ी संभालिए, मैं अपने आप चल लूंगा। लेकिन बेटा नमो तुमने तो कहा था कि जिंदगी भर आडवाणी जी की उंगली पकड़कर चलाओ। अरे वो तो आपको मनाने के लिए ऐसे ही बोल दिया था ने, उंगली तो अब आपको मेरी पकड़नी पड़ेगी। आडवाणी जी के बगल में बैठ करके उंगली पकड़ करके चलने का हम जैसे लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को सौभाग्य मिला। कई बार छोटे हमारे साथी भी इस प्रकार का काम करते हैं कि जिसके कारण पूरे परिवार को उन पर गर्व होता है। उसी प्रकार की स्थिति नरेंद्र भाई के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को अनुभव होती है। दिल को बहलाने का आडवाणी जी ये ख्याल अच्छा है, लेकिन राजनीति का सच यही है कि यहां बच्चों के बड़े होने पर बुजुर्ग खुश नहीं होते बल्कि दुखी होते हैं। यकीन न हो तो अपने दिल से पूछिए, जसवंत सिंह के आंसुओं से पूछिए, और फिर भी यकीन ना आए तो मुरली मनोहर जोशी की जुबान से सुनिए। जोशी जी मजबूरी में नमो नमो कर रहे हैं, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है वो पार्टी को व्यक्ति से ऊपर बता देते हैं। ठीक है आपकी तरह। Modi is the representative of the party as a prime ministerial candidate. So it's not a highly personalized thing. It is a representative way. He gets the support from different parts of the country, from different sections of the society and from all leaders of the BJP. बीजेपी के बुजुर्ग रूठे हुए हैं तो कांग्रेस की तकदीर रूठी हुई। चुनावी बाजार में कांग्रेस का हाल कुछ ऐसा ही है जैसे इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में आमतौर पर रुपयों का होता है। अपने गिरते सेंसेक्स को उठाने के लिए कांग्रेस ने निकाली एक पुरानी दवाई जिसे कहते हैं हवा हवाई वी 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 वी। बीजेपी के इरादों पे बिजली गिराने प्रियंका गांधी आई, लेकिन इस चुनाव में अब तक उनका रोल रहा है पूरी तरह वी 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 हवा हवाई। प्रियंका गांधी इस चुनाव में क्या करेंगी, कुछ करेंगी भी या नहीं, यह किसी को पता नहीं था। इंटरवल से ठीक पहले एंट्री मारी प्रियंका ने,
लेकिन उनके आते ही फिल्म की कहानी में आने लगे नए नए मोड़। कांग्रेस इस फिल्म को एक्शन पैक्ड मूवी बनाना चाहती है, लेकिन प्रियंका को शायद फैमिली ड्रामा में ज्यादा इंटरेस्ट है। आपको एक गलतफहमी हो रही है कि मेरे परिवार के एक सदस्य लड़ रहे हैं आपका चुनाव। वो हमारे परिवार के जरूर हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन गलत रास्ते पे चलते हैं। यह गांधी परिवार का फैमिली ड्रामा है या एकता कपूर का सीरियल? हर एपिसोड में एक नया मोड़। प्रियंका का इल्जाम सुनकर चचेरा भाई और चाची भला कैसे चुप रहते? हमारे शराफत को, हमारे उदारता को कोई कमजोरी न समझे। ये विचारधारा शायद उनको अपने पति वाड्रा के बारे में पूछना चाहिए कि उनकी क्या विचारधारा है और वरुण और बाकी बीजेपी की क्या विचारधारा है। ये रॉबर्ट गांधी परिवार की दुखती रग है, इसे पकड़े रहो। रॉबर्ट चिल्लाएगा तो दर्द सोनिया को भी होगा। नामो एंड कंपनी इज वेरी वेरी स्मार्ट। वैसे स्मार्ट मिसेज वाड्रा भी कुछ कम नहीं है। प्रचार में उतरे 4 ही दिन हुए, लेकिन मीडिया का पूरा टेंशन वही लूट रही। वेरी वेरी स्मार्ट। प्रियंका जी के सपोर्टर्स कह रहे हैं बिटिया रानी तो वाराणसी में उतरकर मोदी की छुट्टी कर ही देती। राहुल भैया भी तैयार थे, लेकिन पार्टी ने परमिशन ही नहीं दे। अब प्रियंका बेटी पार्टी का आर्डर कैसा ना माने, डेमोक्रेटिक है ना। उधर बिटिया रानी कुछ और कह रही है। मेरे परिवार से मुझे कोई चुनाव लड़ने के लिए कभी नहीं रोकेगा। मेरा भाई, माँ और पति हमेशा मेरा साथ देंगे अगर मैं चुनाव लड़ना चाहूँ। मेरे भाई ने मुझसे कई बार कहा है कि मैं चुनाव लड़ूं। ये मेरा निजी फैसला है और इसे सिर्फ मैं ही बदल सकती हूँ। मम्मी भी तैयार थी, भैया भी तैयार था, लेकिन बहना वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ी। आखिर क्यों? मामला इतना आसान नहीं। परिवार में कुछ चल रहा है, गुपचुप। प्रियंका गांधी जी को बनारस से चुनाव लड़ना चाहिए था। उनके पति रॉबर्ट वड्रा जी को बड़ौदा से चुनाव लड़ना चाहिए था। ठीक है, ये तो उनके परिवार का मामला है, जैसा ठीक समझे। दिग्गी राजा बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रियंका गांधी का वाराणसी से चुनाव लड़ना या न लड़ना गांधी परिवार का पारिवारिक मामला। वैसे गांधी परिवार का पारिवारिक मामला तो ये यूपीए सरकार और पूरा देश ही है। – 2014 के लोकसभा चुनाव में राजकुमार और दिलीप कुमार जैसे वजनदार डायलॉग भी सुनाई दे रहे हैं, तो दादा कोंडके को अपना आदर्श मानने वाले नेताओं की भी कमी नहीं है। घटिया डायलॉगबाजी की वजह से आधे दर्जन नेताओं के खिलाफ अब तक एफआईआर हो चुकी है। बेलगाम डायलॉगबाजी के मामले में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कुछ पीछे चल रही थी, लेकिन जब से सुब्रमण्यम स्वामी ने मोर्चा संभाला, सब ठीक हो गया। जरा सुनिए प्रियंका गांधी के बारे में श्री सुब्रमण्यम स्वामी के उच्च विचार। सुब्रमण्यम स्वामी के इस डायलॉग ने तुरंत असर दिखाया। कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके घर पर टूट पड़े। दे दनादन। बहुत अच्छे। राजनीति का यही रिवाज है, बात का जवाब गाली से और गाली का जवाब थप्पड़ से। कांग्रेसी कार्यकर्ता अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने में माहिर है। जरा भी कुछ हुआ नहीं कि सीधा पंजा छाप। वादों के सब्ज बाग फिर नजर आने लगे हैं। नेता 5 साल बाद बत्तीसी दिखाने लगे। कल तक थे जो सूरमा, वो घबराने लगे हैं। पाकर बादशाह की शह प्यादे भी इतराने लगे हैं। यह भारत के इतिहास का सबसे दिलचस्प चुनाव है और आप देख रहे हैं इस चुनाव का मॉडर्न बायोस्कोप मेरे साथ। इस देश में मजबूती पे बड़ा जोर है। हर सामान मजबूत होना चाहिए। द्वारपाल भी मजबूत होना चाहिए और लोकपाल भी सशक्त होना चाहिए। कार भी मजबूत होनी चाहिए और सरकार भी, संतरी भी मजबूत होना चाहिए और प्रधानमंत्री तो खैर सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। नमो 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 नमो। बीजेपी ने मजबूत प्रधानमंत्री का विकल्प पेश कर दिया है, लेकिन 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह की मजबूती पर हमेशा सवाल उठते रहे। बीजेपी हमेशा से कहती रही है प्रधानमंत्री कमजोर है, और कांग्रेस का जवाब एक ही होता, हमें मनमोहन जी से सरकार चलवानी है, कुश्ती नहीं लड़वानी। लेकिन अचानक हुआ कुछ ऐसा बवाल कि कांग्रेस के भीतर ही उठ गए मनमोहन सिंह की मजबूती पर सवाल। सरकार से जुड़े रहे 2 लोगों ने किताबें लिखी और प्रधानमंत्री को एक डमी पीएम बता दिया।
पीएमओ में मीडिया एडवाइजर रहे संजय बारू ने अपनी किताब में लिखा कि सरकार का रिमोट सोनिया गांधी के हाथ में। हेलो, इसमें लिखने वाली कौन सी बात? खैर, पूर्व कोयला सचिव पीसी परख का कहना है कि प्रधानमंत्री रोज अपमान के शिकार होते थे। लो कर लो बात। दो इतने बड़े राज 10 साल से पूरे देश को पता थे, उनका खुलासा अब हो रहा है, और वो भी किताबों के जरिए। पीएमओ का हाल बताने वाली किताबों के आने की देर थी और चुनावी मौसम में शुरू हो गया एक नया घमासान। कांग्रेस ने इन किताबों को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताया और बीजेपी ने प्रधानमंत्री की हैसियत पर सवाल उठाए। आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सबसे अधिक कमजोर प्रधानमंत्री ये है। मनमोहन सिंह की ताकत पर सवाल उठाने वालों में लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल है। आडवाणी जी, आपका दर्द समझा जा सकता है। सशक्त हो या असशक्त, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तो बने और 1-2 नहीं, पूरे 10 साल टिके रहे। आपके हिस्से में तो आजन्म पीएम इन वेटिंग ही रहना लिखा है। इस समय मुझे और कुछ कहना नहीं, आगे जो कुछ कहना होगा वो आगे कहूंगा। आडवाणी जी, आपसे किसने कह दिया कि प्रधानमंत्री कमजोर है? इतनी जिल्लत और इतने अपमान सह के 10 साल तक डटे रहना कमजोरी है या मजबूती? नरेगा और फूड सिक्योरिटी बिल का क्रेडिट राहुल जी को दे देना और खुद 2G और कोयला घोटाले के उड़ते तीर ले लेना कमजोरी नहीं है। सोनिया जी कहती हैं, सत्ता जहर है, लेकिन जहर का प्याला तो असल में मनमोहन जी ने पिया। मनमोहन जी ने मौन रहकर विपक्ष का हर हमला अपने 56 इंच नहीं बल्कि 26 इंच के सीने फाड़ लिया। लाभ हानि मान अपमान से परे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। अपनी शराफत का झोला उठाए प्रधानमंत्री जी 7 रेस कोर्स से विदा हो जाएंगे। मोतीलाल नेहरू मार्ग पर उन्हें एक नया छोटा सा नन्हा सा घर भी अलॉट हो गया है जी। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला। कुछ तुम भी दिखाओ यार। मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। मनमोहन जी ने बड़ा इमोशनल कर दिया यार। इन्हें इस तरह से मजबूर होकर सत्ता की गलियां छोड़ते देखकर मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। सब माया है, सब माया है। मनमोहन जी माया से नाता तोड़ रहे हैं तो सिंहासन की कामना लेके राहुल जी पहुंच गए हैं शिरडी। जमाने में कहां टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। राहुल जी के लब पे दुआएं हैं, मगर आंखों में आंसू तो नजर नहीं आए मुझे। हां, लेकिन झोली जरूर खाली है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बाबा के दरबार में आते आते आपने बहुत देर कर दी राहुल जी। लगभग आधा चुनाव हो चुका है। जनता के फैसले को भगवान भी नहीं बदलते, क्योंकि लोकतंत्र में असली भगवान जनता ही होती है। सो ऑल द बेस्ट राहुल जी। जनता और भगवान के दरबार में इसी तरह अर्जी लगाती रही। देश के इतिहास के सबसे मनोरंजक चुनाव के तमाम सतरंगी और अतरंगी खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। खबरों के लिए देखते रहिए आज तक और एंटरटेनमेंट के लिए देखती रहिए इलेक्शन।